fetal death and Okay, madam. how to break the diagnosis of malignancy. कोई भी malignancy ले लें, ठीक है madam. क्योंकि ये दो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली दफा हमने दो तो सिनेरियोस डिस्कस कर लिए थे कॉमनली जो हम एनकाउंटर करते हैं। कोई एनॉमली हाइड्रोकेफ्लस थी, लेकिन कोई भी और एनॉमली भी हो सकती है, वो पैटर्न यही रहेगा। तो आईयूडी का एक सिनेरियो आप बताएं। मैडम कॉमनली जो होता है या तो प्राइमरी ग्रेविडा आती है हमारे पास, या ग्रेविडा मल्टी में ग्रेविडा 3 प्रेजेंटेड एट 28 वीक या 32 वीक्स पे विथ इंट्रायूट्राइन डेथ। ऐसा कोई सिनेरियो रख लें और फिर इसको शुरू करें। जी डॉक्टर यास्मीन, आप हैं जी जी मैडम, डॉक्टर के तौर पे, और जैनब के साथ। जैनब रोल प्लेयर। जी जी मैडम। So Zainab, she is at 32 weeks of pregnancy and she has been diagnosed as intrauterine fetal death recently. ओके मैडम, ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन है। आज मैं आपसे आपके मसले के बारे में बात करने आई हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन करेंगी। इसमें हेलो। यास्मीन, आप जो जब हम ओपन करते हैं ना एक चीज को, तो कंसीडरिंग के एवरी अदर थिंग इज सेट इन, यानी जो आपका प्लेस है वो करने का, लेकिन व्हेन टू स्टार्ट, तो इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको जो है वो पेशेंट को जैसे वेलकम करना, या उसके साथ थोड़ी सी रेपो बिल्डिंग वाली चीजें करना। क्या हाल है आपका, क्या आपका नाम यही है, जो भी नाम आपने लेना है, और मतलब पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी, और फिर आप प्लीज बैठें, मतलब इस तरह के कुछ दो चार जुमले, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड जब आप एक एब्रप्ट स्टार्ट लेते हैं तो वो बहुत मैकेनिकल सा लगता है। तो इसमें बेहतर है कि थोड़ा ठीक है मैम, बिल्डिंग वाली चीजें भी आप उसको जरा बोल दें। जी ठीक है मैम। स्टार्ट करें दोबारा। अच्छा जैनब, यहाँ पे आप। हाँ जी, दोबारा से शुरू करें। जैनब, डॉक्टर जैनब। जी 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 डॉक्टर यास्मीन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी अच्छा डॉक्टर, अच्छा मेरा देखिए नहीं, ये मैं फिर से स्टार्ट करूँ। हाँ फिर से अस्सलाम स्टार्ट वालेकुम। करें, कोई बात नहीं, इसमें रिहर्सल ही करने वाली बात है ना, तो आप यू कैन टेक योर टाइम। सलाम। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन है। मैं पिछले 5 साल से गैनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपसे आपके मसले के बारे में बात करने आई हूँ। आप कंफर्टेबल है? ठीक है। जी जी मैं कंफर्टेबल हूँ। जी जी अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जैनब है। जैनब। अच्छा जैनब, आपकी तबीयत कैसी है अब? हमल कैसा जा रहा है आपका? जी मैं ठीक हूँ, बस मैंने जी जी मेरा ठीक जा रहा है, बस अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो रिपोर्ट आपसे डिस्कस करनी आई थी। अल्ट्रासाउंड वाले ने कहा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है जैनब, आप परेशान ना हो, मैं आपसे अब अल्ट्रासाउंड के बारे में भी बात करती हूँ। ठीक है। अच्छा, आप आराम से बैठे, मैं आपसे सारे जी जी सवालात पूछती हूँ। आपके हमल के मुतालिक मुझे थोड़ी कुछ सवालात पूछने पड़ेंगे, ताकि मैं आपको बेहतरीन मुमकिन इलाज बता सकूं। ठीक है। अच्छा जी मुझे जी ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? जी 30 साल है मेरी उम्र। 30 साल। ये आपका कौन से नंबर का बच्चा है? तीसरा बच्चा है। ठीक है। और अभी आपके पहले 2 बच्चे बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल रस्ते हुए थे? नहीं, एक मेरा नॉर्मल हुआ था, एक मिस कैरेज हुआ था। वो बच्चा अच्छा, जाया हो गया था ठीक 3 माह पे। ठीक ठीक। उसमें सफाई हुई थी? नहीं जी, सफाई नहीं हुई थी, बस 2 महीनों का था, बस ऐसे ही ब्लीडिंग आ गई और फिर जाया हो गया था। अच्छा जैनब, आप पढ़ी लिखी हैं? जी जी मैंने मैट्रिक क्लियर किया है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका ये हमल कैसा जा रहा है? आपको आखिरी माहवारी कब आई थी? मुझे माहवारी तो एग्जैक्ट अब याद नहीं है, मगर ये अल्ट्रासाउंड मैंने टाइम से टाइम पे करवाया है, तो उस हिसाब से तो मेरे 32 हफ्ते बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उससे वैसे आपको माहवारी बिल्कुल ठीक आती थी? हर माह टाइम पे आती थी, रेगुलरली? जी जी मेरी माहवारी बिल्कुल ठीक आती है। ठीक है। अच्छा, ये हमल आपने प्लान किया था? जी जी हमने खुद किया था, पहले भी एक मिसकैरेज हुआ था, तो इसीलिए हमने ये खुद से किया था। ठीक है। आपने फोलिक एसिड की गोली ली थी हमल से पहले और हमल के शुरू के 3 माह में? जी जी मैंने ली थी।
ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि हमल के शुरू के माह में कभी आप बीमार रही हों, बुखार, नज़ला, जुकाम या जिस्म पे छाले जैसे निकलते हैं दाने? नहीं जी, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। आप अपनी डॉक्टर को बाकायदगी से दिखा रही हैं? तीसरे माह में कोई जी, जी। अल्ट्रासाउंड हुआ था? ठीक है। जी, मेरा हुआ आपको था उसमें तो। हम्म। जी, जी, हुआ था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5वें माह में बच्चे की साख का अल्ट्रासाउंड हुआ था? उसमें कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं बताए थे? नहीं, नहीं, वो तो ठीक बताया था बिल्कुल डॉक्टर ने। बेटा बताया अच्छा, था। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस अमल के दौरान कभी आपको पानी, खून छूटा हो या नलों में दर्द रहता हो? बच्चे की हरकत ठीक महसूस हो रही है? जी, जी, मुझे तो बिल्कुल ठीक महसूस होती है। क्यों? जी, जी, मैं आपको बताती हूँ ज़ैनब, कोई ऐसे पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपके हमल के मुतालिक, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है? वो भी जी। बिल्कुल ठीक होता है? नहीं जी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, वो अल्डोमेट लेती हूँ। अच्छा, डॉक्टर ने दी अभी हुई है। कैसा, अभी भी बढ़ा हुआ है? सर में दर्द तो नहीं है आपको? नहीं, नहीं, बस अब तो मैंने चेक नहीं करवाया, मतलब ऐसा हल्का-हल्का दर्द रहता है और फिर अल्डोमेट खाती रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप एल्डोमेट कितनी मिकदार में लेती हैं? पेशाब में चर्बी वाला दिन टेस्ट में हुआ 2 है आपका? गोलियाँ होती है बाकायदा से। अच्छा, इसके जी साथ हुआ था, आप पर मुझे रिजल्ट याद नहीं कि उसमें क्या आया था। हुआ था। ठीक ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको आँखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा जाता? उल्टी मतली तो नहीं होती? अ, से मुझे थोड़ा दर्द है और थोड़े से अच्छा। चक्कर अच्छा, मुझे ये बताएँ कि बच्चे के साख्त के अल्ट्रासाउंड के बाद कोई और अल्ट्रासाउंड हुआ हो, उसमें बच्चे का पानी बिल्कुल ठीक बताया था? कोई रंगीन टीवी फ़ोटो हुआ जिसको हम डॉपलर कहते हैं? हेलो? हेलो? जी, जी। अच्छा, आपके बच्चे के साख्त के अल्ट्रासाउंड के बाद कोई और टीवी फ़ोटो हुआ हो, जिसमें बताया हो कि बच्चे का पानी और अवल नाल अपनी जगह पे है, बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है? जी, 26 हफ्तों पे हुई थी, वो तो ठीक बताया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे का कोई डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ था? कोई रंगीन टीवी फ़ोटो? जी, डॉक्टर ने मुझे डेट दी थी, पर मैं नहीं आ सकी थी। अच्छा, ठीक है ज़ैनब। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि पहले आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है? उसमें कभी आपको कोई शिकायत हमल के दौरान, ज़चगी में नहीं, या वो तो ज़चगी कुछ के बाद? वो उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी आपको मेरी उस और हुँ, हुँ। हाँ, और वो बच्चा भी ठीक है, वो मेरे साथ ही उस है। हमल के दौरान उस हमल के दौरान आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं था? नहीं, उस वक़्त तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था, हर चीज़ ठीक थी। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताएँ कि आपकी शादी ख़ानदान में हुई है? जी, जी। अच्छा, आपके ख़ानदान में किसी को साख़्त में नुक्स वाले बच्चे तो नहीं पैदा होते या जीनयाती नुकाइस वाले बच्चे पैदा हों या ज़हनी तौर पे माज़ूर बच्चे पैदा होते हों? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप कौन-सा है? ब्लड ग्रुप मेरा नेगेटिव है। आपको पता है कौन-सा नेगेटिव? ए नेगेटिव है। अच्छा, आपके शौहर का ब्लड ग्रुप हुआ हुआ है? नहीं जी, उनका तो नहीं हुआ। अच्छा, पिछली डिलीवरी आपकी अस्पताल में हुई थी? हाँ जी, अस्पताल में हुई थी। अच्छा, तो वहाँ पे नहीं किया था डॉक्टर्स ने? आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप जी, करवाया था उन्होंने? जी मेरे ही जैसा था तो इसीलिए नहीं लगा था। अच्छा, आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप आपके ग्रुप से मैच करता था। ठीक है। जी, जी। अच्छा, मुझे ये ठीक है। आप मुझे ये बताएँ, पहले आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दमे का, दिल का कोई मसला तो नहीं है? नहीं, नहीं जी, बस ब्लड प्रेशर इस हमल में बढ़ा हुआ है और कुछ तो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, माज़रत के साथ मैं पूछना चाहूँगी, आपको कोई सिगरेट नोशी या किसी और नशावर चीज़ की आदत तो नहीं है? नहीं, नहीं, अल्लाह माफ़ करे, नहीं जी, ऐसी कोई आदत नहीं। ठीक है ज़ैनब, कोई बात नहीं, हमें पूछना होता है ना, इस वज़ह से मैं पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, इसके अच्छा। अलावा आपको जी, इसके अलावा आप कोई शुआओं से मतलब शुआओं से एक्सपोज़ हुई हों, जैसे रेडिएशंस होते हैं ना, जैसे एक्स-रे निकालते हैं, वैसे कोई? हाँ। नहीं जी, मैं तो घर पे ही होती हूँ, मैं तो ऐसा कुछ हुँ, हुँ। नहीं याद मुझे।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पहले आपने कभी कोई माना हमल का तरीका इस्तेमाल किया है? नहीं जी, बस कुदरती वक़्फ़ा करते थे। अच्छा, उसके अलावा कभी नीचे से बच्चेदानी के मुंह से कोई पानी का टेस्ट हुआ हो? नहीं, नहीं, वो नहीं हुआ। ठीक है। कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करती हूँ एल्डोमेट के अलावा, आयरन और कैल्शियम के अलावा? नहीं, नहीं, बस ताकत वाली गोली होती है और ये एल्डोमेटी होती है। अच्छा, कभी मिर्गी के दौरे हुए हों या उसके लिए कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करती हूँ? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं, नहीं। आपके खानदान में किसी को मिर्गी का मसला हो या शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, खास करके हमल के दौरान ब्लड प्रेशर होता हो? हाँ, ब्लड प्रेशर तो मेरी अम्मी का बढ़ा हुआ है और तो किसी का नहीं पता। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है? निचले हिस्से का कोई जी, ऑपरेशन खास करके? एक अपेंडिक्स का हुआ था जब मैं बिल्कुल छोटी थी उस टाइम हुआ था। ठीक। तो ऑपरेशन ठीक हो गया था आपको, उसके बाद तकलीफ तो नहीं थी? नहीं, नहीं, वो ठीक हो गया था। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप कुछ मुझे बताना चाहेंगी? आपके शौहर आपका ख़्याल रखते हैं? जी, जी, मेरे बहुत ख़्याल रखते हैं। अब तो हम बहुत खुश हैं कि हमें बच्चा होने वाला है। तभी मैं आपके लिए ठीक जो है, है वो अल्ट्रासाउंड लेकर आई हूँ। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, अभी मैं आपका मुआयना भी करूँगी, आपके कुछ मज़ीद रिपोर्ट्स भी करवाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है? अच्छा, मैं आपको अच्छा, अच्छा। रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ। आप किसी और को बुलाना चाहेंगी अपने साथ? नहीं, नहीं जी, मैं मुझे खुद ही बताएँ, आप मैं सुन कंफर्टेबल लूँगी। है, मैं आप ही को ही बता दूँ? ठीक है। जी, अच्छा ज़ैनब, आपकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, इस पे आप ही का ही नाम लिखा हुआ है और आपकी उम्र 30 साल लिखी हुई है। देखिए ज़ैनब, जी। आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पर इस क्या हुआ है डॉक्टर? क्या कह रही हैं आप? मैंने तो बस सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड करवाया था। क्या बताना चाहती हैं आप? मैं आपके खदशात समझ सकती हूँ। आप जो है एक सेहतमंद बच्चे की उसमें थे, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके अल्ट्रासाउंड के मुताबिक आपके बच्चे की दिल की धड़कन रुक गई है। अब ये क्या कह रही हैं? बच्चा ये तो नहीं हो सकता। ये क्या है? मैं तो डॉक्टर को भी दिखाती आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता और अभी आप ये बता रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ज़ैनब, आप कंफर्टेबल होकर बैठें। आप पानी पिएँगी? मेरा पहले भी आप एक किसी बच्चा को ज़ाया हो गया था। जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए मुश्किल मरहला है। आप रिलैक्स हो जाएँ। देखें, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह के हाथ में ही होती है। तो अब क्या होगा? बस कुछ नहीं हो सकता। देखिए ज़ैनब, अगर आप चाहती हैं तो हम आपका एक और अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, इस बात की तसल्ली करने के लिए कि आया वाक़ई बच्चा पेट में फ़ौत हो गया है, पर ठीक है? मेरा बच्चा तो लेकिन मैंने कल भी महसूस किया था, वो जो है वो हरकत महसूस हुई थी, आज सुबह भी हुई है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएँ। बिल्कुल, ठीक है, मैं आपका दोबारा भी अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ, ठीक है? हम आपको भी जी, दिखा देंगे कि अल्ट्रासाउंड जो है ना करते हुए, ठीक है? अच्छा, आप चाहती हैं मैं जी। आपको आगे बताऊँ? जी, मुझे बताएँ। ठीक है। मैडम, हर सेकंड स्कैन रिपोर्ट विल बी हम्म ठीक है। इसमें उसमें भी अभी आप आईयूडी है? अभी चले ना, इस पे चले, आगे चले, फिर अब इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, आपकी जो दूसरी अल्ट्रासाउंड आई है, उसमें भी बच्चा जो है वो उसकी दिल की धड़कन रुकी हुई बताई गई है पर ऐसे क्या हुआ डॉक्टर? और मैंने बच्चे तो का गोलियाँ भी मुझे डॉक्टर ने कहा था आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएँगी, गोलियाँ खाएँगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ, मगर अब ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं समझ सकती हूँ ज़ैनब, आप परेशान ना हो, मैं और मेरी डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है। आप चाहेंगी कि मैं आपके शौहर को फ़ोन करके बुलवा लूँ? नहीं जी, वो तो मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, हमने तो बहुत बच्चा प्लान किया था। बस आप बताएँ आगे क्या करना होगा? ठीक है, मैं आपको आगे के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये मैं आपको तस्वीर बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे बच्चा होता है और ये अव्वल नाल होती है, ठीक है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो अव्वल नाल के ज़रिए बच्चे की तरफ खून का जो मिक़दार है, वो कभी-कभार ठीक नहीं जा रहा होता।
ठीक है। तो इस वजह से बच्चे की नशोनुमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है, या खुदा न खास्ता वो पेट में भी फोत हो सकता है। तो इसी वजह से अब आपके केस में हमें बज़ाहिर अब सिर्फ अभी यही केस मिल रहा है, यही एक वजह मिल रही है, लेकिन दूसरी वजूहात को जानने के लिए हमें आपके कुछ और मजीद टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और बच्चा जब डिलीवर होगा तो उसके बाद हम उसकी एग्जामिनेशन जो है वो एक जो बच्चों का माहिर डॉक्टर होता है उनसे भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहेंगी तो उसका चीरे का मुआयना भी हो सकता है, ताकि हमें वजह मालूम हो सके और हम आपके अगले हमल में इस वजह को इस वजह से बच्चे को बचा सकें, ठीक है। अच्छा, जी अभी अब मैं आपको बताती हूँ। जी जी। जी अब बस अब मेरी ऑपरेशन करेंगी आप? नहीं ज़ैनब, आपकी पहले क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। आपका बच्चा नीचे से डिलीवर हो सकता है आराम से, ठीक है। आपका बच्चा अल्ट्रासाउंड में सीधा है, सर के बल है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हम आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी देंगे। आपके इलाज के लिए मैं ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करूंगी, जिसमें नशे वाले डॉक्टर होंगे जो कि डिलीवरी के दौरान आपको दर्द के लिए टीका लगाएंगे। बच्चों का माहिर डॉक्टर भी डिलीवरी के दौरान आएगा ताकि वो बच्चे का मुआयना कर सके, ठीक है। आपको जो अगर जरूरत पड़ी तो मैं माहिरीन डॉक्टर से आपको सपोर्ट भी जो है सपोर्ट ग्रुप को इन्वॉल्व करूंगी और साइकोलॉजिस्ट के लिए भी भेज सकती हूँ, ताकि आप अगर आप कंफर्टेबल समझें तो, ठीक है। मैं और मेरी जी डॉक्टर्स की टीम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। अच्छा, अभी डिलीवरी के लिए हम आपको दाखिल करेंगे। दाखिला के बाद आपको वक्तन बवक्तन कुछ गोलियां रखी जाएंगी। वो हम आपको जो है जबान के नीचे भी रख सकते हैं, आप पानी से भी पी सकते हैं, या फिर हम नीचे बच्चेदानी के मुंह से भी रख सकते हैं। उनसे आपको दर्द उठेंगे ताकि आपकी डिलीवरी जो है और टाइम टू टाइम आपकी जो है बच्चेदानी की मुंह खुलती हुई जाएगी, तो आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर, मगर मैं इंतजार नहीं कर सकती खुद के दर्दों की। जी बिल्कुल, उसका भी इंतजार कर सकती हैं, लेकिन उसमें खदशा ये होता है कि माँ में कभी कभार खून जमने का और खून बहने का मसला बढ़ जाता है, जिसके इम्कानात 10% तक होते हैं। अगले 3 हफ्तों तक आप इंतजार कर सकती हैं, लेकिन फिर आपने वो रिपोर्ट हर हफ्ते में 2 बार करवानी होती है, ठीक है। ठीक है, फिर मुझे अस्पताल रहना पड़ेगा उस दिनों में? नहीं, इन दिनों में आप घर जा सकती हैं, लेकिन आपने फिर इस बात का ख्याल रखना है कि आपको बहुत ज्यादा दर्दें उठे या खून छूटे, या अगर सर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो आप फौरन से अस्पताल आएंगी, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन जी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अभी या कल आकर दाखिल होकर बच्चे को जाया करवा दे तो बेहतर है, क्योंकि इस हालत में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक अवलनाल नहीं निकलेगा तब तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खदशा रहता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी, मुझे समझ आ रही है। आप कुछ और पूछना चाहती हैं? जी डॉक्टर, बस फिर क्या आगे मेरे बच्चे सब ऐसे ही होंगे? पहले भी मेरा इससे पहले हमल जाया हो गया था, अब ये बच्चा हो गया ऐसे, तो आगे मुझे क्या करना होगा? देखिए ज़ैनब, आप परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि इस अमल में ऐसा हुआ है तो अगले बच्चे में भी जो है वो ऐसा ही होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है तो अब अगले हमल में ऐसा जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप अगला हमल भी प्लान करके कीजिएगा। हमल से पहले आप अपना ब्लड प्रेशर और गुर्दों के सारे टेस्ट करवा के अगर वो ठीक हो तो आप हमल कीजिएगा। और उसके अलावा जैसे ही आपको हमल ठहरे तो आपको 12 हफ्तों से पहले एस्पिरिन की गोली दी जाएगी, ताकि आपको ब्लड प्रेशर भी ना हो और बच्चे की तरफ अवल नाल के जरिए खून भी बिल्कुल ठीक जाए, ठीक है। और 26 हफ्ते से 28 हफ्ते से लेकर आप 2 हफ्ते के बाद बच्चे की ग्रोथ वाला अल्ट्रासाउंड और जो रंगीन टीवी फोटो होता है जिसको हम डॉपलर कहते हैं, वो बच्चे की अवल नाल के जरिए उसकी खून की रफ्तार को बताता है, तो वो भी आप करवाइएगा, ठीक है। ठीक है। सही है। और ठीक है डॉक्टर। उसके अलावा फोलिक एसिड भी हमल से पहले शुरू कीजिएगा, ठीक है। ठीक है।
अच्छा, मैं आपको ये किताबचा देती हूँ। आप इसमें सारी मालूमात लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो हम आपको अभी भी दाखिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कल अपने शौहर के साथ भी आकर दाखिल हो सकती हैं। लेकिन इस बीच आपने अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है। एल्डोमेट की गोली टाइम पे लेनी है। आप बैठे, मैं आपका ब्लड प्रेशर अभी अपनी नर्स से भी चेक करवा देती हूँ, और आपकी कुछ रिपोर्ट्स भी भेजनी है, वो भी भेज देती हूँ। ठीक है? ठीक है जी, बस। जी, आप परेशान ना हो। हो गया देखिए, खत्म। परेशान ना हो। जी जी मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें हमारे जो बाकी ऑडियंस हैं, क्या वो इस पे कोई कमेंट देना चाहेंगे? व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, इस सारी जो हमारा सेशन था, काउंसलिंग सेशन। अस्सलाम एनीवन? वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैम, इसमें डॉक्टर यास्मीन ने बहुत अच्छा किया। कम्युनिकेशन तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैम हिस्ट्री बहुत लेंदी थी, मतलब कि 10 मिनट्स में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। यस, यू आर राइट। क्योंकि इसमें यास्मीन ने बहुत, मतलब वो पूरा जो एक टॉक स्टेशन का टाइम होता है, बल्कि उससे भी शायद ज्यादा ही हिस्ट्री में लग गया। तो हिस्ट्री हिस्ट्री में में लगे। और बहुत सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो पूछनी होती हैं, कि जी मतलब एक मैम, और मोटा हिस्ट्री मोटा में सा पूछ लें कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का मसला कभी पहले हुआ या अभी हुआ, या कोई ब्लीडिंग हुई, या कोई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ, लाइक दिस। ये सारी चीजें हैं जो पूछना है। अगर पेशेंट कहती है कि हाइपरटेंशन है, तो ये उसका कंट्रोल कैसा था, मेडिसिन रेगुलरली ले रही थी या नहीं ले रही थी, ये सारी चीजें हम जो है वो पूछ सकते हैं। तो इसको, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 3 या 4 मिनट लगाएं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। यस इसी में मैम, सारा ये कुछ। हाँ जी। मैम ये जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी को लेकर चलते हैं ना, कि आप मतलब फोलिक एसिड ले रही थी, ये वो जब हाँ, नहीं, आईयूडी वो सारी होगा चीजें तो पूछने की जरूरत वो नहीं नहीं है, पूछनी क्योंकि यू है। आर डीलिंग विद द केस ऑफ इंट्रायूटाइन फीटल डेथ। अब यस मैम। इसमें अगर पेशेंट ने बता दिया कि नॉर्मली स्कैन था, वो ठीक था, उसमें फिर फॉलिक, वो सारा हिस्ट्री पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल पैटर्न है एक ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का, जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, फिर उसके बाद बाकी पास्ट हिस्ट्री आ जाती है। वो पूरा पैटर्न हमें इसमें हरगिज भी नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज काउंसलिंग की तो फिर नौबत ही नहीं आएगी। तो इट वॉज टू लेंथी। तो इसको यास्मीन आपने शॉर्ट करना है, जस्ट टू मैक्सिमम टू 3-4 मिनट्स, बल्कि ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही है, क्योंकि बाकी चीजों में फिर टाइम लग जाता है। और जी मैम। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था। और इसके अलावा मैम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसे लूपिन बताया, तो एंटी कोगुलेंट फ्लेक्शन भी हम उसे देंगे ना, अगर नहीं, नहीं, आईयू वो डी बात होगा की तो। बात है, वो बात की बात है कि बट हाउ शी अप्रोच टू द पेशेंट एंड हाउ शी टॉक टू द पेशेंट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एज पर ब्रेकिंग बैड न्यूज में कोई कमी या बेशी थी, वो तो मैनेजमेंट की बात है ना। वो तो फिर आईयूडी नेक्स्ट प्रेगनेंसी की पूरी मैनेजमेंट आ जाती है, उसमें हमने क्लैक्सिन और ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो तो जब जाहिर है हम अर्ली प्री कंसेप्शन और इसके बाद अर्ली कंसेप्शन टाइम पीरियड पे उसका जो विजिट उसको एम्फेसाइज करेंगे, उस पर ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। वो तो एज पर सिनेरियो एट दैट टाइम, ठीक है। तो उसमें वो वाला इशू नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इस पर्टिकुलर, जो खास तौर पे ये स्पेसिफिक स्किल्स होती है, इससे रिलेटेड कोई और इनमें कोई प्रॉब्लम, या रोल प्लेयर के एंड पे कुछ मजीद चीजें पूछनी चाहिए थी, जो अमूमन की में डाली जाती हैं? एनीवन? मतलब इसमें इसको इस तरह से सोचो कि अगर आप इसको कर रहे होते तो इसमें आप क्या एडिशन करते, या क्या चीजें आप कम पूछते? एक तो मैडम, हमने छुट्टी की बात कर ली। डॉक्टर यास्मीन ने मिल्क सेपरेशन के लिए ना वो नहीं बताया, और कंट्रासेप्शन के लिए मतलब आगे जो है इस दौरान आपको कंट्रासेप्शन करनी होगी, हाँ, तो वो नहीं बताया। वो हम लास्ट में आते हैं। लेकिन अभी है कि जैसे इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, आपसे हिस्ट्री सारी पूछ ली, उसके बाद शी हैज टू ब्रेक द बैड न्यूज। वर यू कंफर्टेबल विद द स्टाइल ऑफ ब्रेकिंग बैड न्यूज? क्या वो ठीक था? क्योंकि देखो, ब्रेकिंग बैड न्यूज का जो होता है, जाहिर है आपने एक रिकन्फर्मेशन इसमें जरूरी होती है जो इन्होंने की, यानी सेकंड एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाने के बाद, क्योंकि स्टिल यू वर फीलिंग द फीटल मूवमेंट्स, तो उसमें रिकन्फर्मेशन बहुत जरूरी है, जो की और उस पर कंफर्म हो गया। नाउ शी हैज टू बेसिकली डिसएमिनेट दैट इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। तो उसमें हाउ शी हैज टू ब्रेक इट, उसमें स्टार्ट इनका ठीक था कि देयर इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर यू,
उसमें। और दूसरी बात ये कि रोल प्लेयर को ये पूछना चाहिए कि आखिर आप ये सारी चीजें पूछ रहे हैं तो क्या कोई मसला है जो आप पूछ रहे हैं, या आपने जो जेनेटिक जो एबनॉर्मेलिटीज इन द फैमिली या पहले बच्चे में, ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हैं। तो एक सवाल ये पूछ लेना चाहिए था रोल प्लेयर के एंड पे। तो उससे थोड़ा सा जी कंसर्न पेशेंट का शो होता है कि आखिर मतलब वो थोड़ा सा आप यूं समझ लो कि मैम वार्निंग वार्निंग शॉट होता है कि आखिर मैम डॉक्टर इतनी सारी चीजें क्यों पूछ रहा है। जी मैम जैसे डॉक्टर यास्मीन पूछ रही थी ना कि अगर मैं होती, मतलब समझे मैं मैं रियल पेशेंट हूँ, तो मैं, मुझे लगता कि ये नॉर्मली पूछ रही है, क्योंकि कोई ऐसी चीज वो पूछ ही नहीं रही थी जैसे मतलब मुझे शॉक हो के ऐसी क्यों चीजें हाँ। मुझसे पूछी जा रही तो है। थोड़ा सा जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक अलार्म हम पेशेंट को वहां से अलार्म, ही जी करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल सेंसिटाइजेशन होती है पेशेंट की। आप एकदम से उसको करेंगे तो वो डेफिनेटली पेशेंट का एक जो रिएक्शन है वो बहुत अब्रप्ट हो जाता है। तो उसमें जो है वो खास तौर पे मूवमेंट के बारे में जरूर कि क्या वाकई आपको मूवमेंट हो रही थी, ये एक वार्निंग शॉट होता। जहां पे पेशेंट ने बताया कि मुझे मूवमेंट हो रही है तो वहां पे ये पेशेंट से पूछा जा सकता था कि क्या वाकई आपको यकीन है कि मूवमेंट ही हो रही थी। तो वो उससे पेशेंट अलर्ट हो जाता कि आखिर ये क्यों मुझसे इस तरह से पूछ रही हैं, तो क्या और कोई मैम उन्होंने है। बताया था कि मेरा मेरा बेटा है, तो इन्होंने कहा माशाल्लाह, मतलब उसको खुशी हाँ दी। ये चीजें हाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि हाँ उसको पता ठीक है, है डॉक्टर को कि ये ये आईयूडी सही है है। क्योंकि वहां तक आप सब कुछ नॉर्मल शो कर रहे हो। जी माशाल्लाह मैम। का मतलब ये, क्योंकि अगर बेटा किसी का मतलब डेड हो जाए तो वो जाहिर है हमारा एक कल्चरल नॉर्म्स है इस तरह के कि उस पे जरा जो ग्रीवनेस है वो ज्यादा होती है, और उसमें जो है वो शौक भी ज्यादा होता है, तो उसमें ये वाली चीज बोलना गैर जरूरी था। तो इसलिए जो हमारा हिस्ट्री टेकिंग का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होना चाहिए, बल्कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, हिस्ट्री वाली तो बात ही नहीं है इसमें। तो इंफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट चीजें पूछें और वहां पे खास तौर पे फीटल मूवमेंट पे स्ट्रेस करें, डबल क्वेश्चन पूछें। और इस तरह की चीज पे जो है जब पेशेंट ने बता दिया कि मुझे डॉक्टर ने बेटा बताया है, तो उस पे सिर्फ इतना सा कहा जा सकता था, अच्छा, तो बस इतना सा। लेकिन माशाल्लाह कहने का मतलब ये है क्योंकि हमारा एक एक लफ्ज जो है वो कुछ माने रखता है उस सिनेरियो के हिसाब से। अगर हम एक पेशेंट एंटीनेटल पेशेंट हो उस पे माशाल्लाह कहना जो है वो एक आप हैप्पीनेस शो करते हैं, बट नॉट विद द केस ऑफ आईयूडी। तो उस ये सारी चीजें करेक्ट है। अब जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब इन्होंने इंफॉर्मेशन वो दी उसको, तो जाहिर है एक एक ओपनिंग सेंटेंसेस होती हैं, कुछ तो सेंसिटाइजेशन हो गई जब इंफॉर्मेशन वो ले रही थी पेशेंट के बारे में, टू नो द होल प्रोस्पेक्ट ऑफ पेशेंट। और ये दूसरी चीज ये कि इसमें जब इन्होंने कंफर्मेशन कर ली तो उसमें वो सारा कि इसमें मेरे पास कोई ऐसी मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है आपके लिए, वहां पे फिर थोड़ा सा पॉज लेना। इसमें बेसिकली आप वन आफ्टर द अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, उसमें थोड़ा सा पॉज देते हैं, पेशेंट को उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने का टाइम आप दे रहे होते हैं, वन आफ्टर द अदर आप उसको नहीं कर रहे होते। तो उसके बाद थोड़ा सा पॉज, मे बी जस्ट फ्यू सेकेंड्स, अब 10 मिनट में इतना पॉज तो नहीं आप ले सकते। तो उसके बाद फिर ये कि उसमें जो है वो अल्ट्रासाउंड पे हार्ट बीट शो नहीं हो रही और इसको हमने डबल कंफर्म किया है। अब डेफिनेटली पेशेंट का रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन के डिफरेंट मोड्स होते हैं। अब जैसे अब जाहिर है जैनब जो रियल, वैसे बाज दफा जो रोल प्लेयर होते हैं वो तो रियल पेशेंट की तरह भी कर रहे होते हैं अपना रिएक्शन शो, यानी रोना धोना भी शुरू कर देते हैं या शाउट करना शुरू हो जाते हैं, और दे आर क्वाइट, यानी वो जिसको एक होता है ना कि स्टन हो जाता पेशेंट, तो वो वाली चीज भी। तो लेट देम, गिव देम अ लिटिल बिट टाइम टू डाइजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आपने बता दिया कि हार्ट बीट नहीं है तो वो एक मेजर इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद उसको फ्यू सेकंड्स दें ताकि वो डाइजेस्ट करे। फिर पेशेंट अपना सवाल पूछता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मूवमेंट भी मुझे फील हो रही है, तो फिर ये कैसे हुआ, जिस पे जो है वो डॉक्टर बता सकता है कि इसमें अनलकीली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ऐसा ही है। तो बाकी ये है कि बाज दफा फॉल्सली भी मूवमेंट फील हो सकती है पेशेंट को। तो इस तरह से आपने फिर डेफिनेटली उसको वो जब वो हो जाता है, फिर पेशेंट का जो अगला जो क्वेरी होती है वो ये होती है कि व्हाई दिस हैपेंड। अब जो रोल प्लेयर के एंड पे एक चीज पूछने वाली होती है फ्रॉम द कॉजेस, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उस क्यों का जवाब हमने सिर्फ
डेफिनेटली हम नहीं दे सकते। जैसे इसमें ठीक है, डायग्राम के साथ बताना बहुत अच्छी बात है, ये कि फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में मसला हो तो ज्यादातर ऐसा होता है, बट इन मैनी केसेस वी डोंट नो द रीजन। ये तो एक प्रोबेबल रीजन है ना कि इसमें फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में इशू आ गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं बता सकते। और इस केस में प्रोबेबल रीजन जो होगी वो ज़ाहिर है हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी भी हो सकती है। लेकिन अगर बेबी की ग्रोथ अभी तक ठीक चल रही थी, जो पेशेंट हमें बताएगा कि अल्ट्रासाउंड होते रहे और उस पर सब कुछ ठीक था, तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन को उस हाइपरटेंशन ने इतना शायद प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। So in that case, you have to open the space for other unknown reasons. अब वो unknown reasons क्या हैं, ये तो हमें आखिर में after the delivery of the baby ही पता चलेगा। अगर हम उसका साइटोजेनेटिक एनालिसिस करवाते हैं एज पर परमिशन ऑफ द पेशेंट, या फिर उसके जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ों से हमें पता चलेगा, जो कि हम पेशेंट को सबसे आखिर में एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसलिए हमें ये भी बताना चाहिए कि बज़ाहिर तो ब्लड प्रेशर के साथ ये फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन का इशू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें इसकी वजह नहीं पता चलती कि बच्चे की पैदाइश के बाद ही हम इस पे किसी हद तक कुछ कहने के काबिल होंगे, किसी हद तक। वो भी अगर हम उसको में कुछ टेस्ट करवाएं तो उसमें फाइनली हतमी तौर पे तो फिर भी हम उस पर नहीं कुछ कह सकते। तो कॉजेस वाले एरिया में ये स्पेस छोड़ देना चाहिए। अब ये जो दूसरी चीज जो कि रोल प्लेयर के एंड पे है, वो ये है कि वो ये पूछे कि क्या इसमें मेरी किसी गलती की वजह तो नहीं है। जो सेल्फ गिल्ट होता है ऐसे केसेस में, मिस कैरेजेस में या प्री टर्म बर्थ में या आईयूडी में, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, क्योंकि बाज दफा फैमिली ब्लेम कर रही होती है, पेशेंट खुद को ब्लेम कर रहा होता है कि क्या इसमें मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल कोई ऐसा रीजन तो नहीं है कि मेरे इस चीज की वजह से ऐसा हुआ हो। तो इसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए, सेल्फ गिल्ट को, और ये सवाल रोल प्लेयर को पूछना चाहिए। और उसका जवाब फिर ये जो है कैंडिडेट जो है वो ये देगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिवाय इसके कि पेशेंट नॉन कंप्लाइंट हो, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए पेशेंट के डॉक्टर के पास विजिट नहीं करती रही, रेगुलर उसके विजिट्स नहीं हुए, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहा, या उसकी वजह से कोई अब्रप्शन हो गया, या उसमें फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन का इशू हो गया। सो दीज आर द रीजन जहां पे पेशेंट के कंप्लायंस इश्यूज का एक रोल हो सकता है। बट इन ऑल दीज केसेस, इन एट दिस टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल ट्रॉमा, आप पेशेंट को ब्लेम नहीं करते। तो इसमें आप यही कहते हैं उसको कि इसमें ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपकी किसी गलती की वजह से ऐसा हो। सिर्फ फैमिली को आप ये कहते हैं कि इसमें रेगुलर विजिट्स ऐसे केसेस में बहुत जरूरी होते हैं। तो पेशेंट को मजीद आप स्ट्रेस में नहीं डालते, वो अवॉइड करते हैं। अब उसके बाद ये जो चीजें हैं, अपने पेशेंट का जो इमोशंस हैं उनको आपने एड्रेस किया, आप उसको यू लेट देम वेट आउट, और उसके बाद फिर आप उसने जो बातचीत आपसे शुरू की, देन कम्स द नेक्स्ट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में डेफिनेटली वेटिंग टाइम है या स्पॉन्टेनियस, जैसे उन्होंने पूछा जैनब ने कि इसमें हम वेट कर सकते हैं या नहीं, और अगर जब ये डिलीवरी होगी तो कैसे होगी। तो वो तो सारा कुछ एड्रेस हो गया, क्योंकि प्रीवियस अगर एसवीडी है तो अब भी एसवीडी ही होगी, और इसमें अगर इनिशियल इंडक्शन फेल हो जाएगी तो हम इसमें टाइम दे सकते हैं, वो इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड के कोएगुलेशन प्रोफाइल में इशू ना हो। तो वहां पे वो चीज, क्योंकि पेशेंट के लिए डेड बेबी को कैरी करना बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा होता है, इट इज नॉट इजी, एंड मैनी ऑफ द पेशेंट्स डोंट एग्री फॉर वेटिंग टाइम पीरियड। तो इसलिए वो ज्यादातर ऑप्ट करते हैं फॉर इमीडिएट डिलीवरी। और ये भी एक बहुत बड़ा एक जो मिथ होता है, वो ये कि जिस्म में जहर फैल जाएगा अगर डेड बच्चा अंदर हुआ तो। ये ऑलमोस्ट ये तकरीबन बहुत ज्यादा पेशेंट्स में ये वाली चीज होती है। तो ये भी जो रोल प्लेयर है वो ये सवाल भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद फिर आपने डेफिनेटली आपने उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करनी है। ये आप क्योंकि अमूमन पेशेंट तो एक मिस कैरेज हो गया, एक आईयूडी हो गई, तो उसके बाद पेशेंट बहुत ज्यादा लंबा टाइम वेट नहीं करता, बट यू हैव टू काउंसिल हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अ टाइम पीरियड। अब चूंकि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस भी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी।
लेकिन उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के इतने टाइम पीरियड के लिए आपको, वो उसकी एज के हिसाब से डिपेंड करेगा, तो इतने टाइम पीरियड के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन मस्ट करनी चाहिए। और इसके लिए फिर जो है वो दोबारा हम किसी मुनासिब वक्त पे डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज यू विल रिकॉल द पेशेंट, रिविजिट का उसको अपने टाइम देना। और फिर उसके बाद जो सवाल था कि इसमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी कैसे क्या होगा, तो डेफिनेटली you have to optimize her medical conditions before the next conception in order to optimize the outcome of pregnancy. तो वो चीज है जो प्री कंसेप्शन विजिट को आप एम्फेसाइज करोगे, और उसके बाद एज सुन एज शी गेट्स प्रेग्नेंट तो उसका बहुत अर्ली विजिट होना चाहिए, एंड एज पर कंडीशन एट दैट टाइम फिर आपने उसमें जो पेशेंट को हम जो है वो लोप्रीन का तो ठीक है, वो उसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है, लेकिन बाकी जो मैनेजमेंट है वो उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होगी। क्योंकि इसमें हमने एक मिस कैरेज हो गया, एक आईयूडी हो गया, तो इसमें हमें बहुत सारी स्क्रीनिंग और भी करवानी पड़ेंगी बिफोर शी गेट्स प्रेग्नेंट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसमें हाइपरटेंशन भी है, आईयूडी भी है, मिस कैरेज भी है, तो उसमें भी आप एपीएलएस की स्क्रीनिंग करवाओगे, ये सारा कुछ, और उसमें ये पेशेंट को बताओगे कि अगली प्रेगनेंसी से पहले आप डॉक्टर को विजिट करोगे ताकि आपके कुछ और टेस्ट मजीद हम कर सकें जो कि इसकी ब्लड प्रेशर के अलावा भी जो वजह बन सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स की। तो वो वाली चीज आपने डिस्कस करनी है ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो तो उसमें हम ऐसा कर सकें। अब आईयूडी का जो केस होता है, अब पेशेंट में हाइपरटेंशन एक वजह है, तो इसमें हाइपरटेंशन पे ही हम नहीं रहते, हम उसको बाकी चीजों के लिए भी करेंगे। जैसे एपीएलएस की मैंने बात की, इस तरह से हम डायबिटीज को स्क्रीन करेंगे, इसमें सब चीजें हैं जो कि, और थायराइड फंक्शन को भी जरूर स्क्रीन करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने अगली प्रेगनेंसी से पहले करनी है, और अगर सब चीजें ठीक आती हैं तो हम उसको अलाउ करेंगे टू गेट प्रेग्नेंट, और फिर प्रेगनेंसी की अपनी मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी। हमने पेशेंट को ये बताना है कि अगर उसके रेगुलर अर्ली प्रेगनेंसी से रेगुलर विजिट्स होंगे तो द प्रेगनेंसी आउटकम इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड, क्योंकि उसमें साथ साथ चीजें हम देख रहे हैं और उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया ये वाली चीज जो आईयूडी की काउंसलिंग से रिलेटेड थी। तो अब अगर आप चाहते हैं तो हम दूसरा इसमें जो ब्रेकिंग बैड न्यूज अबाउट द गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, कोई भी आप ओवेरियन ले लें, सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, व्हाटएवर। ठीक है, इसमें अब क्लियर है हर चीज जो आईयूडी की काउंसलिंग है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात दफा कि ऐसे भी आ जाता होता है कि आपके पास पेशेंट, लेबरिंग पेशेंट आया, वो पूरी लेबर में रहा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर वो जो है वो उसमें आईयूडी हो गई। ये एक इंसिडेंट रिपोर्टिंग, और ये बेसिकली वो ऑडिट वाला केस भी बन जाता है। तो उसमें आईयूडी कैसे हो गई, तो वहां पे भी ये सारी चीजें, प्लस इसमें बेसिकली क्लिनिकल ऑडिट वाला सर्कल फिर जरा थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो उस तरह से भी मॉडिफाई होके इस तरह के केसेस आ सकते हैं। तो इसलिए आईयूडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट ब्रेकिंग बैड न्यूज अबाउट द गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इज ऑल्सो नॉट लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो अभी आज हम उसको कवर कर लेते हैं, वरना फिर इसको, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी मैम। मैम, कर लें मैम, कर लें प्लीज। लेकिन जरा इसको क्विकली कर लेते हैं। ठीक है, मैम सिर्फ जी, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, मैम जी मैं जी पूछ रही थी कि ये जो जी जी मैडम, ये आईयूडी वाला जो केस होता है, इसके एंड पे अगर हम उसको कहते हैं कि बच्चे की वो जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होती है या प्लेसेंटल एग्जाम, मैंने वही आपको बात की थी ना कि हम जब पेशेंट कॉजेस पूछता है ना तो हम वहां पे ये उसको बताते हैं कि ये अभी हम तो बज़ाहिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे, और जो एक प्रोबेबल रीजन है वो ये कि उसका ब्लड प्रेशर है, कभी कभी वो ज्यादा होता है और फिर वो गोली खा लेती है, या अगर वो रेगुलरली भी ले रही है तो भी, कि ये एक पॉसिबल रीजन है जो उसकी हिस्ट्री में हमें आइडेंटिफाई हुई, बट स्टिल मे बी कि इसकी इसकी वजह इसकी बजाय कुछ और हो। अब जो कुछ और वजह है वो हम अभी तो प्रोबेबली नहीं हम फाइंड आउट कर सकते अनलेस वी गो फॉर द साइटोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ द बेबी, या उसकी जो इमेजिंग स्टडीज हैं वो हम करें, और इन कोलैबोरेशन विद द पीडियाट्रिशियन, और ये सारी चीजें फिर हम उस पे फाइनली हम करते हैं। तो इफ पेशेंट वांट्स, क्योंकि इसमें देखो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का, एंड मेनी पेशेंट्स डोंट गो फॉर दैट। अगर से फाइनली असर्टिंग द कॉज फॉर फीटल डेथ, तो हमें पता तो उसी से ही चलेगी।
लेकिन उसके लिए पेशेंट जो है वो उसमें आप उसको बता सकती हो कि इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा निक देना है, ऑर्गन्स को स्टडी करना है या उनका कोई टिश्यू सैंपलिंग लेनी है, ताकि हम देख सकें कि उसमें कोई ऐसी जेनेटिक रीजंस तो नहीं है जो उसमें आईयूडी की वजह बन गई, वो भी एक वजह हो सकती है। तो वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फिर फाइनली बी द विल एक्सप्लोर द रीजन फॉर दैट, तो उसको हम कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स इसके लिए जाते नहीं हैं। सही है ठीक है, मैम, तो थैंक यू। वो जहाँ पे कॉजेज की हम बात कर रहे थे ना, जहाँ पे हमने साइटोजेनेटिक एनालिसिस की बात की थी, ये चीज हम वहां पे करेंगे जब उसने कॉज हमें पूछी तो, क्योंकि कॉजेज पूछना बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है एट द एंड ऑफ रोल प्लेयर, कि आखिर ये क्यों हुआ। क्योंकि 3 सवाल होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में, कि ये कैसे हो गया, और इसकी मतलब ये क्यों हुआ, और इसमें इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं, या फिर ये अगली दफा ये होगा या नहीं होगा। ये जरूर रोल प्लेयर जो है ये सवाल जरूर पूछता है। ठीक थैंक है, यू मैडम। चलें जी, अब दूसरे सेगमेंट पे चलें फिर गायनेकोलॉजिकल मेलिग्नेंसी का। उसके लिए कौन है जो वॉलंटियर होगा। लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाली चीज है ना, इसको लिमिटेड रखें, इसको 3-4 मिनट से ज्यादा ना ले, क्योंकि वो चीज उस चीज से ज्यादा वो सिर्फ ये शो करती है कि आप पेशेंट के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसमें क्या रिस्क फैक्टर थे, बस इससे ज्यादा उसकी अहमियत उस वक्त नहीं होती। और ये पेशेंट के साथ एक रेपो बिल्डिंग का तरीका भी होता है, और उसके रिस्क फैक्टर भी आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। लेकिन बाकी जिस तरीके से आप अप्रोच करते हो पेशेंट को, जो कम्युनिकेट करते हो पेशेंट के साथ, वो ज्यादा चीज आपकी असेस हो रही होती है, जिसमें कुछ चेक लिस्ट होती है जिसको एग्जामिनर मतलब देख रहा होता है कि इसने ये चीज इस तरीके से की या ना की। बेसिकली दैट इज स्किल। हिस्ट्री टेकिंग में आप बेशक सारा कुछ पूछो, वो तो पूछना होता है, अगरचे उसमें भी लिमिटेड लिमिटेड टाइम ही होता है। जी, तो गायनेकोलॉजिकल मेलिग्नेंसी का कौन करेगा। मेलिग्नेंसी भी अपनी चॉइस की चूज कर लो। हाँ जी, हैं कोई वॉलंटियर। देखो, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं ना करोगे, एक वन साइडेड इंफॉर्मेशन से आपको फायदा कुछ नहीं होगा। मैडम मैं ही कर रही थी। स्टिल 3 स्टिल 2 की आती है ना, जी, हम ओवेरियन मेलिग्नेंसी कर लेते हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, जरा क्विकली इसको कर लें। ओवेरियन मेलिग्नेंसी कर ले। ठीक है, ओवेरियन मेलिग्नेंसी कर लो, लेकिन कौन है कैंडिडेट और कौन है रोल प्लेयर। मैम मैं कैंडिडेट बन जाती चलें ठीक है, और रोल प्लेयर कौन है। हूँ। रोल प्लेयर चलो इस दफा यास्मीन को रोल प्लेयर बना देते जी हैं। जी मैडम मैं ही बन जाती हूँ। चलो ठीक है, तो आपके पास अब एक केस है, 35 ईयर्स है, और शी इज पैरा 3, एंड शी वॉज हैविंग वेग एब्डोमिनल सिम्टम्स, और उसके मतलब ऑफ एंड ऑन इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, फॉर विच शी वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड, और जी अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हुआ एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जो कि तकरीबन 10 × 12 सेंटीमीटर की है, with solid and cystic area, CA1 to 5 come out to be 530। ठीक है, जी तो ये है जो सिनेरियो है, अब आपने उसको करना है, जी रोल प्लेयर के साथ आप इंटरेक्ट करें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर आइजा है। मैं पिछले 5 साल से गायनी ऑप्स के शोबा से मुंसलिक हूँ। तो आपका क्या नाम है। जी मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन। यास्मीन मुझे आपके बारे में मालूमात दी गई है कि 3 बच्चे हैं और आपको ब्लीडिंग का मसला है, जिसके लिए आपने कुछ रिपोर्ट्स करवाई थी। तो क्या ये जी जी। मालूमात ठीक है। जी जी, और पेट में भी दर्द रहता था। अच्छा, पेट में भी आपके दर्द रहता था। ठीक है यास्मीन, मेरे पास आपकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इससे पहले कि वो हम डिस्कस करें, ताकि हम आपकी बीमारी के बारे में एक लाहे अमल तैयार कर सके, इसके लिए मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने होंगे। आपको क्या मसला हो रहा था जिसके लिए आपने रिपोर्ट करवाई थी। ब्लीडिंग के अलावा क्या मसला हो रहा था। डॉक्टर यही बस पेट कभी खराब रहता था, कभी पेट में दर्द रहता था, खाना हजम नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने मैदे की बहुत सारी दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। फिर वही अल्ट्रासाउंड और कुछ रिपोर्ट्स भी लिख के दी, तो वो मैं लेकर आपके पास आई हूँ। अच्छा ठीक है।
तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी पहले जो है आपके बच्चे कितने, शादी को कितनी देर हो गई है आपकी? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आपके 3 बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हुए हैं आपके? जी जी। बच्चे खुद ब खुद हुए थे या आपने दवाइयां ली थी हमल करने के लिए? नहीं, खुद ब खुद हो जाते थे। अच्छा, तो आपने बच्चों को फीड करवाया था, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी? जी जी। अच्छा, तो आपको पहली दफा माहवारी किस उम्र में आई थी? 11-12 साल की उम्र में। अच्छा, तो अभी आपको माहवारी कब से आपकी खराब हुई हुई है? ये 5-6 माह हो गए हैं। कभी कभार अच्छा। देर आ जाते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा चलते हैं, कभी सिर्फ दाग लगता है। अच्छा, ठीक है। आप के इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर का, शुगर, दमा, टीबी वगैरह का कोई मसला तो नहीं है? नहीं। आपका इससे पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है इसके नहीं। अलावा? अच्छा, ठीक है। तो आपके खानदान में मतलब वालदा या बहन में से किसी को अंडादानी का, बच्चेदानी का या आंतों का किसी को कैंसर तो नहीं है? जी, मेरी खाला में था, छाती का कैंसर हुआ था उनको। अच्छा, ठीक है। तो आप माजरत के साथ आप स्मोकिंग या तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं। अच्छा, ठीक है। देखें, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है। आप जानती हैं कुछ अपनी रिपोर्ट के बारे में? नहीं डॉक्टर, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ ना। अच्छा, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है। आपकी रिपोर्ट जो है वो इतनी तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है। क्यों, क्या तो हुआ डॉक्टर? आप देखें, आप आराम से बैठें, आप पानी पिएं, रिलैक्स करें आप अपने साथ किसी को बुलाना चाहेंगी? अगर आप चाहती हैं आप किसी को अपने साथ बुला लें, ताकि हम नेक्स्ट सेक्शन में भी ये डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप अभी इस पोजीशन में नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर, आप मुझे बताएं, मैं सुन सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। देखें, इसमें यास्मीन आपकी रिपोर्ट में ये आया है कि आपका जो, आपको जैसे आप बता रही हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी थी और आपको ब्लीडिंग का मसला था और मैदा खराब रह रहा था। तो ये सारे जो फैक्टर है, इसमें हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपकी एक रसोली आई थी अंडेदानी की, जिसके लिए फिर मजीद टेस्ट भी करवाए थे। तो इसके ऊपर हमें शक जो है कि आपको अंडादानी का कैंसर हो सकता है, लेकिन ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, जिसे हम एक वो कहते हैं, जो हतमी रिपोर्ट है वो हम मजीद इसके टेस्ट करेंगे, मजीद आपका एक मजीद इसके ऑपरेशन होगा इसका, उसके ऊपर हिस्टोपैथोलॉजी जिसे हम कहते हैं उस पे फाइनल होगा। लेकिन तकरीबन 70% चांस है कि ये कैंसर की 70% चांस है कि ये कैंसर हो सकता है। तो डॉक्टर, जब तक कोई हतमी फैसला नहीं होता, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे कैंसर है? ये देखें, इसमें जो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया है ना और आपका जो ब्लड के टेस्ट करवाए हैं, तो जब ये इनकी वैल्यू इस रेंज में आती है, तो जब इसका, इसे हम RMI अपनी में कहते हैं, जब इसकी वैल्यू ज्यादा आती है तो इसमें 70% चांस होता है कि ये कैंसर में इस्तेमाल हो सकता है, कैंसर में तब्दील हो सकता है कि ये कैंसर है। लेकिन फिर भी हतमी रिपोर्ट जो है, हम हिस्टोपैथोलॉजी अंदर से हम सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर ही हम फाइनल करते हैं। डॉक्टर, लेकिन मेरी खाला को तो छाती का कैंसर हुआ था, मुझे अंडेदानी का कैसा कैसे हो गया? देखें कि इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, हमारे ओवेरियन, जो अंडेदानी और जो छाती के हैं ना, ये लिंक्ड होते हैं आपस में, रिसेप्टर्स ना। तो इसलिए जब जिसमें वो इसे हम बरका जीन कहते हैं, बरका तो आपके मजीद अगर आप कहती हैं हम इसके भी आपके टेस्ट करवाएंगे, इसे हम बरका म्यूटेशन कहते हैं। तो ये आपस में लिंक्ड होती हैं, अंडेदानी का और छाती का। तो इसलिए अगर एक जीन में म्यूटेशन हो तो दूसरी में भी हो सकती है, इसलिए आपको ये अंडेदानी का कैंसर का शुबा है। तो डॉक्टर, अब तो क्या होगा? आप अब इसके मुझे बारे में देख, अब मुझे आगे बच्चे नहीं हो सकते? मैं नहीं तो आगे देखिए। बेटे चाहती थी, मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा, देखें, यास्मीन आपके सही है, लेकिन आप इसके बारे में हम पूरी डॉक्टर की जो टीम है वो इन्वॉल्व होंगी, जिसमें कैंसर के माहिर डॉक्टर होंगे और शुआओं वाले सारे मिल के आपकी बीमारी का लाहे अमल तैयार करेंगे। फिर उसके मुताबिक जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो आपको देंगे। वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि आप वो बच्चे हैं, लेकिन मजीद हम ये ऑपरेशन करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी होगी, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हम वो सेव कर लें, लेकिन इसके चांस कम है। मजीद जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर आएगा, ये किस ग्रेड का है, किस स्टेज का है,
तो फिर हम वो बता सकेंगे आपको कि आपकी वो ओवरी कंजर्व हो सकती है या नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप रसोली निकाल दें ताकि बच्चेदानी मेरी बच जाए, मैं बेटा कर सकूं? इसमें ये भी वो ऑप्शन, इसमें ये बहुत कम है, क्योंकि ये जो हम डायग्नोस करते हैं ना, जो अंडेदानी का कैंसर है, मोस्टली ये जब इसकी अलामतें आती हैं स्टेज 3 तक पहुंच चुका होता है, तो मुमकिन है, लेकिन इसके कम चांस है कि आपकी ये अक्सर फैला हुई सूरत में ही पेश होता है, फिर ही ये अलामतें अपनी आता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे फिर भी मजीद डॉक्टर की टीम के साथ जब हम आपका ऑपरेशन करेंगे उसके अंदर डिसाइड होंगी बहुत सारी चीजें, तो डॉक्टर आप कोशिश मेरी तो हम बड़ी करेंगे। रिपोर्ट लिख के दें। आप मेरी बड़ी रिपोर्ट लिख के दें। मैं इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, मुझे तो बच्चे चाहिए। और क्या पता पानी की थैली हो, आप कह रही हैं कैंसर है कैंसर है। नहीं, इसमें जो है, जो आपकी मैं बता रही हूँ आपको, जो हतमी है वो उसके ऊपर कैंसर नहीं, लेकिन 70% चांस है कि ये कैंसर है। लेकिन फिर भी जो हतमी रिपोर्ट है वो हिस्टोपैथोलॉजी पे होगी, हम आपका मजीद सीटी स्कैन भी करवाएंगे, आपकी मजीद और कुछ रिपोर्ट्स होंगी जिनके ऊपर फैसला होगा। ठीक है, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? जी जी डॉक्टर। डॉक्टर वैसे और आपने नाम तो ठीक से पढ़ा था ना? ये रिपोर्ट मेरी थी? जी, ये रिपोर्ट आपकी थी, मैंने बिल्कुल आपका, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। आपके 3 बच्चे हैं, ये आपकी रिपोर्ट है, ये आपकी ही रिपोर्ट है। तो हम आपको कोशिश करेंगे, हम आपको कि आपको बेहतरीन इलाज प्रोवाइड कर सके, हम पूरी टीम मिलके। तो इसके लिए मैं सारे मरहले में आपके साथ हूँ। तो आप घर जाके अपने साथ किसी को लेके आएं ताकि हम आपको मजीद दाखिल करें और फिर हम आपके सारे टेस्ट और इलाज डिसाइड करें। आपकी कंसल्टेंट से मुझे अपॉइंटमेंट लिख के दें, मैं उनसे मिलना चाहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे लिए आगे ऑपरेशन का क्या लाहे अमल है या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास। क्योंकि जी जी, मुझे मैं नहीं समझ आ रहा आ, कि मैं बच्चेदानी निकलवा सकूंगी। मुझे तो बेटा चाहिए, वरना मेरे शौहर दूसरी शादी कर लेंगे। जी जी, आप वो सही कह रही हैं। आपको मैं आपको बता रही हूँ, आपको हम पूरी डॉक्टर्स की जो टीम होगी आपके, जिसमें कंसल्टेंट भी होंगे, इसमें कैंसर के माहिर डॉक्टर भी होंगे, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर हम आपका लाहे अमल बीमारी का तैयार करेंगे कि आपको क्या करना है। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि अगर आपकी हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर जैसे बॉर्डर लाइन ट्यूमर या उसके ऊपर इस तरह का कोई आ जाता है, तो आपकी सेव की जा सकती है ओवरीज, आप बच्चे भी कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा ठीक अच्छा है जी, डॉक्टर। चने हो गया आपका सेशन। चने जी, अब जी हमारे जो ऑडियंस हैं वो इस पे कमेंट करें। मैडम, इसने डॉक्टर ने पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसको हाँ, पूरा जस्ट बताना चाहिए था, क्योंकि लेप्रोटीन अगर का फिर अगर कीमो का। फर्ज किया मैं एज अ पेशेंट सुन रही हूँ तो मैं तो सेटिस्फाई ना हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये है कि इसमें जैसे मतलब एक ये वो वाली सिनेरियो था जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी थी, लेकिन मेलिग्नेंसी अभी कंफर्म नहीं थी, टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी कंफर्म नहीं थी, क्योंकि ये तो सारा कुछ था ऑन अल्ट्रासाउंड एंड ऑन CA1 to 5। तो उसमें हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे होते हैं, कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहे होते। सो द क्वेश्चन ऑफ द रोल प्लेयर वाज वेरी वैलिड, दैट हाउ यू कैन से दैट आई एम हैविंग कैंसर। ठीक है, तो इसमें जो है वो बेसिकली, और दूसरी चीज ये है कि जो आयजा ने जो हमें मतलब उनको किया, उसमें अलॉट ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो एक जो आम जो नॉन टेक्निकल होता है वो उसको तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आ सकती, तो उसको बहुत आसान जुबान में बताना पड़ता है नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये वाली चीज है। अब जहाँ पे इनको जो सवाल इन्होंने पूछा था कि आप कैसे ये कह सकती हैं हतमी तौर पे कि ये कैंसर है, हो सकता है उसकी टाइप ऑफ कैंसर ऐसी हो जिसमें कंजर्वेटिव सर्जरी पॉसिबल है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें पॉसिबल नहीं है। तो मोड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो तो हम फाइनली तो टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी पे डिपेंड करते हैं या फिर उसकी ग्रेडिंग स्टेजिंग पे डिपेंड करते हैं, तो उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी पे बात करनी होती है। अब ये वाला जो ट्रू सिनेरियो होता है ना कि ब्रेकिंग बैड न्यूज अबाउट द कंफर्म कैंसर, ये होता है जब हम एंडोमेट्रियल हिस्टोपैथोलॉजी लें और उसमें कंफर्म्ड हो जाए एंडोमेट्रियल सीए, या हम सर्वाइकल मेलिग्नेंसी में बायोप्सी लें तो उस पर कंफर्म हो जाए। अमूमन ऐसे पेशेंट्स में
जहां पे इस तरह का सिनेरियो होता है, यूनिलैटरल सिस्ट है और उसके साथ CA 1 to 5 बहुत रेस्ड है, RMI पे उसकी जो है वो रिस्क आ जाता है कि सपोज 70% भी है, स्टिल देयर आर 30% चांसेस के माइट नॉट बी। तो ऐसी सूरत में हम फिर सिर्फ कंफर्मेशन की बात नहीं करेंगे, फिर उसमें इफ एंड बट्स ज्यादा हो जाते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये फर्ज किया यही हुआ, तो अगर ये नहीं आता तो कंजर्वेटिव सर्जरी वो तो करनी ही करनी है, दैट इज मस्ट। और अगर ये आ जाता है तो देन वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। उसमें उसका अब एक्ट अकॉर्डिंगली का क्या मतलब ये है, पेशेंट इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट कंजर्वेटिव सर्जरी, तो उस कंजर्वेटिव सर्जरी का मसला हल करने के लिए इंट्राऑपरेटिवली बहुत सारी चीजें ऑप्शन है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। फ्रोजन सेक्शन है वो भी हो सकता है, और प्री ऑपरेटिव बायोप्सी के साथ भी हम कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं, और देर इज एन ऑप्शन कि हम उस वक्त इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग के बेस पे उसकी कंजर्वेटिव सर्जरी करें, एंड देन वी have a space to go back to the patient for releptotomy if it comes out to be some sort of epithelial cell tumors, malignancy अगर आ जाती है तो, because the life of patient is above all, उसकी हमेशा प्रायोरिटाइजेशन होती है। तो यहाँ पे इफ एंड बट्स इस काउंसलिंग में ज्यादा होंगे, जो ऐसा पेशेंट जिसमें कंफर्मेशन अभी नहीं हुई, लेकिन मैम जहाँ कंफर्म्ड है वहां पे तो हमने फिर हतमी बात करनी होती है। जी मैम ये और CA 125 प्री मेनोपॉजल में तो मैम अनरिलायबल है, क्योंकि दूसरी कंडीशंस में भी हाँ, बढ़ सकता है। तो तो इन्होंने कहा कि 70% है, तो वो तो मैम पोस्ट मेनोपॉजल में उसकी सेंसिटिविटी मैं ज्यादा है। वही कह रही हूँ ना कि वॉट एवर प्रोबेबिलिटी यू शो, अभी इस वक्त हम RMI कैलकुलेट तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उस नहीं वक्त जब नहीं, आप कैलकुलेट करके जब उसको प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो फिर उसके हिसाब से बताते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि ये मेलिग्नेंसी आ जाए, इतने परसेंट चांसेस हैं कि ये ना भी हो। अगर ये ना हुआ तो हम इसमें इसमें बेसिकली एक ओवेरियन सिस्ट की अब काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उसको रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी जो है वो भी उसमें हम शो कर रहे होंगे। दैट विल नॉट बी प्योरली अ केस ऑफ ब्रेकिंग बैड न्यूज अबाउट गायनेकोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, क्योंकि उसमें तो हम बायोप्सी इज द फाइनल आंसर ऑफ कंफर्मेशन बेसिकली। तो बायोप्सी अगर आप और बायोप्सी हम अमूमन नहीं ले रहे होते, ये सिर्फ हम उस वक्त लेते हैं जब ये स्टेज 3 या 4 में हो, यानी हमने CT करवाया, MRI, हम जो भी इमेजिंग स्टडीज करवा रहे होते हैं उस पे ये लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, मेंटल केक है, साइटिस है, वहां पे हमने प्री ऑफ बायोप्सी लेके जहां पे हमें लगता है कि इररिसेक्टेबल मैस है, तो वहां पे हम प्री ऑफ बायोप्सी लेके फिर इसको हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी देते हैं, सर्जरी से पहले वाली जो कीमोथेरेपी होती है, तो वो दे के फिर उसके बाद इंटरम सर्जरी वाली चीज आती है। तो वहां पे तो हम उसको कर सकते हैं कंफर्म, लेकिन इस केस में ये प्योरली इट विल नॉट बी अ केस ऑफ ब्रेकिंग बैड न्यूज अबाउट मेलिग्नेंसी, इट विल बी अ केस ऑफ अ काउंसलिंग सेशन अबाउट एन सस्पिशियस ओवेरियन ट्यूमर्स, ठीक है ना, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी जो है वो ज्यादा है। तो उसमें वो उसका RMI कैलकुलेट करके फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी उसके फीचर्स हैं उसका वो साइज तो अमूमन RMI में नहीं आता, लेकिन जो उसकी बाकी फीचर्स हैं उनको सारा ऐड करके मल्टीप्लाई करो और उसके हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और वो पेशेंट को बताओ, क्योंकि पेशेंट को हमें फैक्ट्स बताने पड़ते हैं। और इसके अलावा लेकिन एज कंपेयर टू दैट, जो एंडोमेट्रियल CA है या सर्वाइकल CA है, वहां पे हमारे पास जो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है वो सर्जरी से पहले हमारे हाथ में होता है। तो वहां पे हम उसकी सारी जो एक तो ब्रेकिंग बैड न्यूज वाली चीज, और फिर उससे रिलेटेड जो बाकी सारा काउंसलिंग सेशन है वो फिर उस पे फिट आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखें, क्योंकि इसमें उनका जो सवाल था रोल प्लेयर का कि हाउ यू कैन से दैट इट्स कैंसर, तो वहीं पे ये जवाब दे देना चाहिए था, ठीक है मैम जी। ये और रिपीट कर दें, क्या कहना चाहिए था? नहीं, इसमें देखो बेटा, इसमें अब उसने सवाल पूछा ना कि ये आपको कैसे यकीन से कह सकते हैं कि ये कैंसर ही है, जी तो वहां पे आप कहें कि हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते अभी, लेकिन इसमें इसमें जी जिस तरह की ये सिस्ट है और जिस तरह का आपका जो ब्लड का टेस्ट आया है उसमें इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, और फिर आपने RMI उस वक्त कैलकुलेट किया होगा, हम इस वक्त उस डिटेल में नहीं जाते, वो फिर आप बताएं कि इतने परसेंट इतने फीसद चांसेस हैं कि इसमें मेलिग्नेंसी हो, लेकिन जो फाइनली जो हतमी तौर पे हम कैंसर के बारे में बता सकते हैं वो इसका जो लेबोरेटरी में जो इसका टेस्ट होगा वो उसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं।
और अगर ये कैंसर निकला तो इसका इलाज फर्क होगा, इसकी सर्जरी फर्क होगी। और कुछ किस्म के कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें हम यूट्रस को बचा सकते हैं, कुछ कैंसर में हम यूट्रस को नहीं बचा सकते। तो आप उसको फॉल्स होप्स भी नहीं दे रहे। हर जो इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, हर चीज वो क्रिस्टल क्लियर पेशेंट को पता होनी चाहिए, पेशेंट को खुद बजाते खुद पता होनी चाहिए, सो दैट शी कैन कोऑपरेट विद यू इन हर ट्रीटमेंट एंड शी हैज अ रोल टू प्ले इन हर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से उसको बताना होगा। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो उसको कहाँ बेचारी को समझ आएंगी, उसको क्या पता रिसेप्टर क्या चीज है। मैम इसमें उसे कीमो का बताना चाहिए था, जैसे ये तो अभी सस्पिशन सस्पिशन है ना, हमें तो बस। सस्पिशन के बाद वही है ना कि कैंसर के जो केसेस होते हैं उनमें हम ऑपरेशन पहले करते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि इसमें शुआओं वाली चीजें तो जाहिर है इसमें कम ही रोल होता है, लेकिन इसमें हमने कीमोथेरेपी वाली वो कीमोथेरेपी या उससे मिलती जुलती कुछ और भी इलाज होते हैं जो अब नए दरियाफ्त हुए हैं, हम वो भी दे सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें जो है उसमें प्लान हमारा बनेगा, उसके लेबोरेटरी जो हमने जो ट्यूमर निकाला है, जो हमने सारा वो निकाला है उसके लेबोरेटरी में टेस्ट के बाद। ठीक है, तो सो यू हैव टू लीव दैट एंड ओपन के उसमें आपने आपने हतमी तौर पे तो आप कुछ नहीं उसको बता रहे ना, देयर इज नो फाइनल कमेंट ओवर इट। ठीक है, अच्छा मैम, चलें जी। अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, हाँ जी। मैम इसमें हमें जो ट्यूमर मार्कर्स का बोलना था रोल किसका? प्ले के साथ, ट्यूमर मार्कर, क्योंकि आयोटा फीचर्स देखने होते हैं इसलिए आप मैंने बिल्कुल कह सकते, आप बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो अब जो उसकी हो सकता है किसी पेशेंट की आपके पास से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पड़ी हो, जो इस तरह का सेशन होता है और इसमें रोल प्ले पड़ा होता है, वो होता है, उसमें हो सकता है अल्ट्रासाउंड की पूरी रिपोर्ट या तो सिनेरियो के साथ दी हुई हो या फिर उसकी एक्चुअल रिपोर्ट आपके पास पड़ी हुई हो। मूवमेंट तो केस सिनेरियो के साथ ही अटैच होती है अगर उसको उस तरीके से डालना हो। या फिर इसी तरह का भी केस हो सकता है कि ये मरीज है, इसका ये रिपोर्ट है, ये इसकी CA 1 to 5 है बस। तो उसमें मरीज से जब आप बाकी चीजें मैनेजमेंट की बात कर रही होते हैं ना, जब मरीज ये पूछेगा तो फिर आपने कहना है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जिसमें हमें अब जाहिर है इसी पे तो नहीं हम कर लेंगे, इसमें हम CT भी करवाएंगे, इसमें हमने बाकी CA 1 to 5 अगर रेस्ड है तो इसका मतलब है ये एपिथेलियल है, इसमें फिर जर्म सेल ट्यूमर्स होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो वो फिर बाकी जो ट्यूमर मार्कर्स हैं उनका करना थोड़ा सा मतलब एक वो इररेलेवेंट जरा हो जाएगा, अनजस्टिफाइबल हो जाएगा। CA 1 to 5 अगर नॉर्मल होता और वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती तो डेफिनेटली अब सारे ट्यूमर मार्कर पे जाते, और उसमें थोड़ा सा उसका जो है वो डेफिनेटली अगर उसमें एसाइटिस आ जाती है मिनिमल, चाहे एसाइटिस भी हो और उसमें सॉलिड एरियाज भी हैं, उसमें पेपिलरी ग्रोथ भी है, उसमें कॉम्प्लेक्स मल्टी सेप्टेड भी है, और उसमें CA 1 to 5 नॉर्मल है, तो फिर आप उसमें दूसरे ट्यूमर मार्कर पे तो जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर है ऑन अल्ट्रासाउंड और बड़े साइज की सिस्ट हो, तो फिर उसमें एपिथेलियल के अलावा बाकी जो हैं उनको फिर हमने सॉर्ट आउट करना होता है, तो वो उसमें फिर आप जरूर जाएंगे। लेकिन अगर ये CA 1 to 5 इतना ज्यादा रेज्ड आ गया बियॉन्ड द जो क्रिटिकल लेवल्स होते हैं उनसे भी, तो फिर बहुत ज्यादा ट्यूमर मार्कर्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इमेजिंग स्टडीज की जरूर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा मैम, आपने जैसे कहा कि पहले जो है ना आयोटा फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम CA 1 to 5 लेवल करवाएंगे प्री मेनोपॉजल में, या मैडम पहले ट्यूमर मार्कर्स नहीं कराएंगे? देखो CA 1 to 5 तो इसमें रेस था ना, तो जी इस जी। वजह से इसमें हमें बाकी ट्यूमर मार्कर्स की जरूरत ऐसी नहीं रह जाती। ठीक है, अब जैसे अगर फर्ज किए CA 1 to 5 इसका नॉर्मल आ गया होता, इसमें इसी सारे सिनेरियो में CA 1 to 5 इसका नॉर्मल होता, तो फिर हम सारे ट्यूमर मार्कर बाकी करवाते, क्योंकि वो अदर देन नॉन एपिथेलियल भी तो हो सकते हैं, इस एज पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैम उस बरका का उसे सिनेरियो के कैसे, हिसाब से फिर हमने चलना होता है। मैम ये ठीक है, बरका जीन का फिर उसे कैसे बताना था, अगर किसका? नहीं बताना था, ये जो है कि ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर में जो बरका जीन म्यूटेशन है नहीं उसे देखो, उसमें उसमें सिर्फ ये होता है कि जिन्याती तौर पे जिन मरीजों में कुछ जो होती हैं जो कैंसर्स होते हैं वो आपस में उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब रिसेप्टर की बात उसको समझ नहीं आएगी, ब्रेका जीन्स की उसको बात समझ नहीं आएगी कि उनके जो जिन्याती तौर पे वो आपस में उनका लिंक होता है। ठीक है,
कि एक तरह के कैंसर, उसमें खास तौर पे जो 2-3 तरह के कैंसर होते हैं जो किसी एक फैमिली मेंबर में हों या अगर आप में खुद भी हो जाए तो दूसरा कैंसर होने के भी चांस ज्यादा होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का है या कोलन का है, बड़ी आंत का है या फिर ओवरी का है। तो ये तीनों जिन्याती तौर पे आपस में मिले हुए होते हैं। तो इस वजह से अगर फैमिली में किसी एक का भी, इन तीनों में से कोई एक भी है तो बाकी मेंबर्स में भी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस इस हद तक, इससे ज्यादा उसको समझ आएगी भी नहीं रोल प्लेयर को। जी मैम। और रोल प्लेयर को भी ये बताना चाहिए कि ये मुझे नहीं समझ आ रही। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ समझ आ गया, वो ये कहे कि मुझे तो नहीं समझ आ रही, आप क्या कह रही हैं। ठीक है, जी मैम। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्लोज करते हैं सेशन हमारा ब्रेकिंग बैड न्यूज का। मैम एक क्वेश्चन है मैम। जी जी। मैम अगर ये पेशेंट को सारा समझा के अगर सेटिस्फाइड नहीं होता और आखिर में ये क्वेश्चन कर ले हमारी सारे सिनेरियो बोलने के बाद कि मुझे तो आपकी बात ही समझ में नहीं आई, तो हाउ वी हैंडल दिस? नहीं, इसीलिए जब हम पेशेंट को बताते हैं ना, क्योंकि बार दफा पेशेंट रिसेप्टिव नहीं होता, जब वो एक शॉक में चला जाता है। यानी अगर आपने उसको बताया कि तुम्हें तो कैंसर है, ठीक है, कैंसर का लफ्ज ऐसे ही बोलना है, तो जब आप बताएंगे तो वक्ती तौर पे तो वो पेशेंट शॉक में होगा, उसको अगली बात समझ ही नहीं आनी। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा चंक की सूरत में बताएं, जो इन्फॉर्मेशन, बैड इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको थोड़ा थोड़ा करके बताएं और थोड़े से पॉज के साथ। चाहे उसको एक लम्हे के लिए आप अपना पॉज दे दें, क्योंकि अगर ज्यादा लंबे पॉज देना शुरू हो गए तो वो पॉजेस में ही गुजर जाएगा स्टेशन। तो इसलिए उसको उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का टाइम देना चाहिए। तो अगर वो सारी बात सुन के उसको इस तरह से बताए, क्योंकि देखो अब जो रोल प्लेयर की भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो उसी हिसाब से होती हैं जिस हिसाब से केस को चलाना मकसूद होता है। यानी जिस हिसाब से वो जाते हैं कि कैंडिडेट चले, रोल प्लेयर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा होता कि वो अपनी तरफ से जो मर्जी ड्रामा कर ले, ऐसा नहीं होता। रोल प्लेयर की अपनी इंस्ट्रक्शन होती है कि तुमने ये बोलना है और ये करना है। तो इसका मतलब है कि सारा कुछ एक्सपेक्टेड है, एज पर स्क्रिप्ट है। तो इसमें अगर वो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं समझ आई, तो इसका मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन डिलीवरी में कुछ मसला है, या तो आपने इतनी सारी मेडिकल, अब जैसे ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो इन्होंने इस्तेमाल की, उसके बाद अगर मरीज कहे कि मुझे कुछ नहीं समझ आया तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो इसलिए वो थोड़ा सा हमें अपना साथ साथ रिव्यू करते जाना चाहिए कि क्या ये मैं जो टर्मिनोलॉजी बोल रही हूँ ये मरीज को समझ आ जाएगी। समझें कि मरीज बिल्कुल इलिटरेट है, इवन अगर वो पढ़ा लिखा भी हो तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो नहीं समझ आती, क्योंकि आप पहली दफा उसको ये न्यूज बता रही हो, उसको तो पता ही कुछ नहीं था। जी मैम। वरना अमूमन तो मरीज गूगल करके भी आए होते हैं और वो उसके हिसाब से ही सवाल पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो अपनी उस पे जरूर उसको रिव्यू करते रहें कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल अनपढ़ बंदे को भी समझ आ जाए, ऐसी लैंग्वेज में, मतलब उसकी अपनी लैंग्वेज में हो। अगर पंजाबी है मरीज तो वो पंजाबी लैंग्वेज में हो, उर्दू बोल सकता है तो उर्दू में हो, इंग्लिश बोल सकता है तो इंग्लिश में हो, तो उसकी लैंग्वेज में और नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ठीक है। और फिर उसको ये जरूर पूछो कि क्या आपको कुछ पता है कि आपको आपका क्या मसला है, कुछ इन्फॉर्मेशन उससे भी पूछ लेनी चाहिए। यस मैम, ये क्या दिस शुड आपको बी इन किसी ने स्टार्ट। बताया, क्या आपको किसी ने बताया या आपने किसी से और से ये रिपोर्ट आपने कोई दिखाई है किसी को या डिस्कस की है, या किसी ने आपको कुछ बताया कि क्या आपका मसला है, तो वो आपको उसका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बता देगा कि ऑलरेडी इस बंदे को कितनी कोई इंफॉर्मेशन है। एक अलार्म भी हो जाएगा स्टार्ट उसके फ्रॉम लिए। जीरो। हाँ एक अलार्म भी हो जाएगा कि शी इज हाँ, बिल्कुल अलार्म हो जाएगा कि क्या ये जो है, क्या आपको पता है कि इस बारे में कि इसमें क्या है, या आपने किसी से इस पे बात की हो या किसी डॉक्टर को दिखाया हो, उसने कुछ आपको बताया हो कि ये क्या मसला है। या बार दफा ऐसे होता है कि अल्ट्रासाउंड वाले ही बता रहे होते हैं, बल्कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो वही दे रहे होते हैं। तो जी मैम। ये फिर वो मैडम एक कहेंगे कि सवाल हाँ था बस। अल्ट्रासाउंड वाले ने बताया था, तो उससे भी पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ उसको पता है। ठीक है। तो अगर बिल्कुल जीरो लेवल से है तो देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले जी, अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे अब क्या डिस्कस करना है। अगर कोई आपका खास है तो बता दीजिए। मैम एंग्री पेशेंट वाला भी एक करवा लें एंग्री क्योंकि ये पेशेंट, साथ जुड़ी हुई हैं चीजें तीनों। हाँ ये भी है। गुस्से वाला। एंग्री पेशेंट ज्यादा मुश्किल होता है, जी मैम, वो तो उसे काबू में ही मैम नहीं आता। एंग्री पेशेंट और रिटेन स्वैब वाला, वो और मिसिंग। रिटेन स्वैब। अच्छा, रिटेन स्वैब, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
जज़ाकल्लाह खैर मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम।